A very good evening to everyone. पारस, करण, राहुल, मुस्कान, सरबजीत, अश्मित एंड हर्षुख, आप लोग कैसे हो? ठीक हो घर पे? और अराउंड 1 मंथ हो चुका है। 1 मंथ आप घर पे हो। घर पे कितनी पढ़ाई हुई है वो आपको पता ही होगा। मेरे ख्याल से ज़्यादातर आप लोगों ने छुट्टियाँ मनाई हैं। तो खासकर अश्मित एंड सरबजीत, माय गुडनेस, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी होगी आप दोनों ने, मुझे पता है। सो अब हमने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि कई ऐसे र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि हो सकता है प्रमोट कर दिए जाएं आपको, बट मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। आपके पेपर्स अगर ये कंडीशंस ठीक होने लगी तो जून में पक्का पेपर होगा ही होगा। तो अब हमने अपनी प्लान बनाने हैं किस तरीके से हमने पढ़ाई शुरू करनी है। वेरी फ्रैंक, मैं 1 मंथ के एक्सपीरियंस को ऑब्ज़र्व करके बता रहा हूँ। अकाउंट्स एंड मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑनलाइन मोड पे पढ़ाना टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे। रीज़न, हर एक क्वेश्चन में न्यू न्यू थिंग्स आ रही हैं, और हर एक क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना, उसे एडिट करना, अपलोड करना, यू कैन इमेजिन कि टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट होता है। एज़ फार एज थ्योरी इज़ कंसर्न, थ्योरी पढ़ना ऑनलाइन मोड पे बहुत इजी है। तो आने वाले टाइम पे मुझे नहीं लगता कि फ़ेस टू फेस मैं आपको जल्दी इनवाइट करूँ, आप आओ मेरे पास पढ़ो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पूरा मे भी बंद होना है। तो फिर अब ये कंडीशन जो हमने फेस की है और अभी हम देख रहे हैं, तो अब हमें अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करेंगे। पर्सनली मैं किसी भी बच्चे को कभी भी ये गाइड नहीं करूँगा कि बेटे आप सिर्फ थ्योरी पढ़ो, सिर्फ थ्योरी पढ़ो, पास कर जाओगे, प्रैक्टिकल पे ध्यान मत दो। लेकिन अब ये कंडीशन ऐसी आ गई है कि अब मुझे अपने आप को थोड़ा सा समझा करके आपको गाइड करना पड़ेगा कि आपको अब अकाउंट्स में भी थ्योरी को थोड़ी सी वेटेज देनी है। रीज़न कि प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है, तो प्रैक्टिकल करने का टाइम हमारे पास अब नहीं है, और वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है जिससे मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊं। अगर मैं एक क्वेश्चन करके दिखा भी रहा हूं तो आपने उसे समझ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो वो मुझे कैसे दिखेगा। और ये फेस टू फेस प्रैक्टिकल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं आपको कुछ वीडियोस प्रैक्टिकल करते हुए ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो गुड न्यूज़ तो ये है हमारे लिए कि हमने फॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल के मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने 1 और 2 मंथ्स की स्टडी में कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, वी हैव अराउंड 1 और 2 मंथ। सो आप एक एक दिन या दो दो दिन ले करके एक प्लान बनाओ मेरे साथ। मैं आपके साथ डेली अब कम्युनिकेट करूँगा, और 1 बाय 1 चैप्टर की थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स करके हम लोग अपने सिलेबस को टाइम पे पूरा फिनिश करेंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया है, एक बार मैं रिफ़्रेश करा दूँ कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक थे और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेट्स सी, पार्ट ए के अंदर इतने चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स में हमने जो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं। शेयर कैपिटल प्रैक्टिकल वे में डन, एंड बायबैक ऑफ शेयर्स बहुत अच्छे से हुए हैं। रिडम्पशन डन, बोनस डन, और इतने चैप्टर्स हमारे बहुत अच्छे से हुए हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मैंने थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था, लेकिन चूँकि एमएससीज आ गए थे तो ये मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था। तो अगर पार्ट ए की मैं बात करूँ, ये 4 चैप्टर्स ही आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरीज। तो आप इन 4 चैप्टर पे इतनी अच्छे से मेहनत करो कि 4 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन तो इन टॉपिक से ज़रूर कर लोगे। हाँ, ये मैनेजरियल रेमुनरेशन 5 मार्क्स से रिलेटेड है, और फाइनल अकाउंट तो बेसिकली 15 मार्क्स का है। दिस इज़ ऑफ 15 मार्क्स। तो ये 15 मार्क्स की टॉपिक है, मैं आपको कराऊंगा सबसे एंड पे। तो पार्ट ए में हमने इन 4 चैप्टर्स की थ्योरी भी करनी है अच्छे से, और प्रैक्टिकल भी अच्छे से करना है, और इसके प्रैक्टिकल्स आपको मैंने करा रखे हैं, तो रिवीजन होगी इसके, ठीक है। एज़ फार एज एज़ फार एज पार्ट 2 इज़ कंसर्न, तो पार्ट बी में ये सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें अंडर राइटिंग हो चुका है। अंडर राइटिंग के अंदर
अंडर राइटिंग हमारे बहुत ही अच्छे से हो गए। डिबेंचर्स इन प्रोसेस था, सिर्फ मैंने एक दो टॉपिक आपको बताया था। मैं आपको इस डिबेंचर चैप्टर की थ्योरी सिर्फ समझाऊंगा, इसके आगे मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा। बैंकिंग कम्प्लीटली थ्योरी, इंश्योरेंस कम्प्लीटली थ्योरी। तो अब मैं आपको विद इन 1 मंथ आपको थ्योरी का मास्टर बना दूंगा। तो इस तरीके से हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो आज की वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर मैं अब आपको बायबैक ऑफ शेयर्स की थ्योरी कराने शुरू करता हूँ। तो बायबैक ऑफ शेयर टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट थ्योरी वाइज। तो थ्योरी वाइज जो स्टार्ट करूँगा, तो इसमें मैंने पहले उसकी समरी बनाई है। पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ, फिर इसके बाद मेरे पास एक मतलब मुस्कान ने मुझे भेजी थी फ़ोटोज़। मैं उस फ़ोटो से क्वेश्चंस को मैं मतलब आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर कर दूँगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें समझना है 15 मार्क्स की बायबैक के अंदर जो थ्योरी आती है वो थ्योरी आती है व्हाट इज़ बायबैक, explain the legal rules or the guidelines mentioned in the SEBI and Indian Companies Act for buyback। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी में आती है और इस थ्योरी को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से 4 to 5 पेजेस के बराबर हमने थ्योरी कंप्लीट करनी है। 1 और 2 पेज के लिए एक इमेजिनरी इलस्ट्रेशन या इमेजिनरी क्वेश्चन आपको लर्न करना है और वो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके दिखाओगे। हालांकि वो सिर्फ 4 से 5 जर्नल एंट्री होती है, सिर्फ वो जर्नल एंट्री आप लिख करके आओगे, लेकिन 90% आपको थ्योरी उसमें लिखनी है। तो मैं थ्योरी की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये लिखने में भी मैंने गलती कर दी, सॉरी बच्चे, अब हंसना मत मेरी गलती को देख के। ये बट बैक नहीं है, ये बाय बैक है, दिस इज़ बाय बैक। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स की थ्योरी है। सो नाउ वेरी केयरफुली वी हैव टू स्टडी एंड बी सीरियस राइट नाउ। Section number 68, section number 69 and 70 of the Indian Companies Act 2013 is related with the buyback of only equity shares. Mind here, this chapter is related to the equity shares. आपको पता होगा दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो ओनर्स रियल ओनर्स होते हैं, जिनकी पेमेंट कंपनी सबसे लास्ट में पे करती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिनकी रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले हो जाती है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट रीपेमेंट करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। इंडियन कंपनीज एक्ट डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स को मनी रिफंड करने की कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती है। जब कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी भी ये कमिटमेंट नहीं की थी कि आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद मनी रिफंड कर दी जाएगी। जब कंपनी वाइंड अप की कंडीशन में जाती है, लिक्विडेशन की कंडीशन में जाती है, तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स की मनी रिफंड होती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी कभी भी मनी रिटर्न नहीं कर सकती है। तो कंपनी को इसके एडवांटेजेस बहुत हैं कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है और इसमें अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी है तो डिविडेंड देने की भी ज़रूरत नहीं है और कभी भी शेयर होल्डर अपनी मर्ज़ी से पैसे नहीं मांग सकती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट कंसेंट से ही अपनी मर्ज़ी से कंपनी को की प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती है। और जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड मिल जाती है और नहीं है प्रॉफिट तो नहीं भी मिलती है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो जहाँ रिस्क है तो वहाँ रिटर्न भी वो ज़्यादा लेते हैं। तो मेरा लेक्चर है आज का कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे मिल सकते हैं कंपनी से। इसके दो एस्पेक्ट हैं। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, तो फिर इनडायरेक्टली एलायबल है और उसी से रिलेटेड सेक्शन नंबर 68 के अंदर बायबैक की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो 68 के अंदर जो कंडीशंस लिखी हुई हैं
वो हमने अपने एग्ज़ाम में प्रॉपर सेक्शन वाइज पॉइंट वाइज रिकॉर्ड करके आना है। लेकिन मैं इसकी शुरुआत सेक्शन नंबर 70 से करना चाहूँगा, क्योंकि हमें पहले ये पता लगे कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे रिटर्न किन केस में डायरेक्टली नहीं कर सकती या इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकती। तो सेक्शन नंबर 70 के अंदर प्रोहिबिशंस लिखी हुई हैं। तो प्रोहिबिशंस क्या होती हैं ये समझो कि किस कंपनी ने, अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो कंपनी किन किन लोगों से इक्विटी शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती। सबसे पहला है सब्सिडियरी कंपनी से। व्हाट इज़ सब्सिडियरी कंपनी, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सेमेस्टर 4 में आपको सब्सिडियरी कंपनी डिटेल में पढ़नी है। सब्सिडियरी कंपनी ऐसे समझो, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने कंपनी बी के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो बी कंपनी की मैक्सिमम कंट्रोलिंग मेरे हाथ में आ गई, तो कंपनी बी यहाँ पे सब्सिडियरी कंपनी हो गई। तो उन सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स बायबैक नहीं हो सकते। मतलब अगर उन सब्सिडियरी कंपनी ने मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए होंगे तो वो सब्सिडियरी कंपनी से मैं अपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकता, तो ये अलाउएबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कंपनी। कई ऐसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जिन्हें कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के मोड में इक्विटी शेयर्स बेचे होते हैं, तो उन प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद हम उन इन्वेस्टिंग कंपनी से भी अपने शेयर्स रिटर्न नहीं परचेज कर सकते। तो ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ कि ये शेयर्स मैं जनरल पब्लिक से खरीद सकता हूँ जिनके पास शेयर्स पड़े हैं। तो जनरल पब्लिक कौन है, मैं आप अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वी आर जनरल पब्लिक, यहाँ से कंपनी डायरेक्टली परचेज कर सकती है। लेकिन अगर जनरल पब्लिक से डायरेक्ट परचेज ना कर पाए कंपनी तो ओपन मार्केट में जाएगी, ओपन मार्केट में जो भी प्राइस प्रिवेल कर रहा होगा उस प्राइस पे अपने शेयर्स को बायबैक करेगी और वो कैंसिल कर देगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट में है, अगर कंपनी बायबैक के डिसीज़न लेना चाहती है तो कंपनी को पिछले 3 साल के अंदर कभी भी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। अब ये डिफ़ॉल्ट की बात क्या होगी, डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कंपनी ने किसी से कमिटमेंट की हुई थी कि लोन की एक पर्टिकुलर शेड्यूल पे पेमेंट हो जाएगी और वो शेड्यूल पे उसकी पेमेंट नहीं कंपनी ने की तो वहाँ पे कंपनी ने डिफ़ॉल्ट की है। अगर डिफ़ॉल्ट है तो फिर कंपनी फेल हो गई, ये कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती 3 साल तक। हाँ, अगर मान लो 2020 में बायबैक करने की डिसीज़न मैंने ली है तो मेरे 2020 के पिछले 3 साल के अंदर मुझे देखना होगा कि 3 साल में मैंने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, तभी मुझे अलाउएबल होगा, बाय द कंपनीज एक्ट पावर मिलेगी, मैं अपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर सकता हूँ। सिमिलरली डिबेंचर होल्डर्स को या बैंक को इंटरेस्ट देने के टाइम पे मैंने अगर डिफ़ॉल्ट ना किया हो तो ही मैं बायबैक कर सकता हूँ। सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, अगर उन्हें डिविडेंड भी हमने टाइम पे नहीं दिया हो, डिफ़ॉल्ट किया हो, तो हम बायबैक नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 70, जो आप सबसे एंड ऑफ क्वेश्चन में ज़रूर लिखोगे। बुक में भी गिवन है ये, बुक के अंदर ये सेक्शन नंबर 70 आई थिंक 3rd पेज के एंड में गिवन है, बुक आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट, तो ये होने के बाद अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 69। चूँकि आपने थ्योरी प्रैक्टिकल किया हुआ है तो आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। टॉपिक का नाम है CRR। CRR की फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और ये CRR की क्रिएशन करने के रूल्स सेक्शन नंबर 69 में गिवन है। और कहा गया है कि अगर कंपनी अपने प्रॉफिट से रिडम्पशन करना चाहती है, बायबैक करना चाहती है, तो प्रॉफिट के बराबर की अमाउंट CRR में क्रिएट करनी होगी। दिस इज़ गिवन इन द सेक्शन नंबर 69। सो सेक्शन नंबर 70 और सेक्शन नंबर 69 कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 68।
तो सेक्शन नंबर 68 इनडायरेक्टली बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स अलाउ करता है कि एक कंपनी ने अगर डिफ़ॉल्ट नहीं किया किसी को पे करने में और वो कंपनी जनरल पब्लिक से शेयर्स खरीदना चाहती है या ओपन मार्केट में जाके शेयर्स खरीदना चाहती है, ये ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही है तो फिर कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से अप शेयर्स बायबैक कर सकती है। तो बायबैक के लिए दो रास्ते बताए गए हैं अंडर सेक्शन नंबर 68। पहला है कंपनी चाहे तो अपनी रिजर्व्स या प्रॉफिट से बायबैक कर सकती है। इस रिजर्व में रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि कंपनी फ्री रिजर्व से बायबैक कर सकती है। इस फ्री रिजर्व का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये रिजर्व नहीं पड़ा होना चाहिए, ये जनरल होना चाहिए। इसके अंदर जनरल रिजर्व, सरप्लस दोनों आएंगे एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी अलाउ किया गया है इक्विटी शेयर्स की बायबैक करने के लिए। तो ये तीन तरीके के स्ट्रिक्टली रिजर्व्स याद रखने हैं, हमने कोई चौथा रिजर्व याद नहीं रखना, सिर्फ थ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। अगर कंपनी इन प्रॉफिट को यूज़ नहीं करना चाहती तो दूसरा ऑल्टरनेट बताया गया है कि आप रिडम्पशन यानी बायबैक के टाइम पे मार्केट में नए स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ इशू करो और उन स्पेसिफिक सिक्योरिटी से आप मनी कलेक्ट करके पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप पे कर सकते हो। लेकिन फ्रेश इशू की भी एक कंडीशन याद रखनी है, एट द टाइम ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को ही मार्केट में लॉन्च करना है। इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करनी फॉर द बायबैक। इक्विटी को बेच करके पैसे इकट्ठे करके पुराने इक्विटी को देना, ये ऐसा सिस्टम अलाउएबल नहीं है। हमें अदर देन इक्विटी शेयर्स ही इशू करके पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने ओवरऑल इंट्रोडक्शन दी है। अब हम इसकी प्रॉपर डिटेल बुक की थ्योरी के साथ करेंगे। तो बुक की थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे हेड्स बनाए हैं, जो हेड्स हमने कंप्लीट करने हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक, कंपनी बायबैक क्यों करना चाहती है। सेकेंड पॉइंट कि क्या कंपनी की एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्राइटेरिया हो सकता है, क्या वो कंपनी बायबैक करने की कंडीशन में है भी कि नहीं, हमें कैसे पता लगे कि कौन सी कंपनी बायबैक करने के लिए एलिजिबल है, तो वो क्राइटेरिया हम सीखेंगे। फिर कंपनी को कैसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इक्विटी शेयर्स को पैसे वापस करना चाहती है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे लेने में कंपनी को बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया भी है कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो हमें डिविडेंड नहीं देना, इससे अच्छा सोर्स और क्या हो सकता है। अगर बैंक से लोन लेने जाओ और कहो हमारी प्रॉफिट नहीं है, हमसे इंटरेस्ट ना लो, क्या हमें बैंक ऐसे फैसिलिटीज़ देगा? नहीं। तो फिर इतनी अच्छी फैसिलिटी इक्विटी में होने के बावजूद आप इनके शेयर्स को वापस करना चाहते हो, तो इसके बारे में हम रीज़न प्रॉपर डिटेल पढ़ेंगे। और चूँकि कंपनी अपनी डिसीज़न कभी भी खुद से नहीं लेती, उसके ऊपर दो अथॉरिटीज़ बैठी हैं, एक तो इंडियन कंपनीज एक्ट है और दूसरा अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होते हैं तो सेबी की भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो इन दो अथॉरिटीज़ के रूल्स क्या कहते हैं, इसके बारे में हमने प्रॉपर डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं वो पिक्चर खोल रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरली याद दिला देता हूँ कि आपको मैंने जो चीज़ें बताई थी कि जब आप बायबैक करते हो तो बायबैक करने के टाइम पे मैक्सिमम कितनी % बायबैक कर सकते हो। तो कुछ याद आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ, 10% कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर करेंगे। 20% कर सकते हो? यस कर सकते हैं। 25% बिल्कुल कर सकते हैं। 30% भी कर सकते होगे? नहीं, 30% नहीं कर सकते। अब इसके लिए जो रूल्स हैं वो है 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं होनी चाहिए। तो मैं उस टॉपिक पे आऊँगा, लेकिन अब हम बुक के हिसाब से समझेंगे। अब मैं थोड़ी जल्दी कराता हूँ आपको। हमें पहले ये इंट्रोडक्शन, एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देना। ये इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत कहानी डाल देना।
इंट्रोडक्शन के बाद नीचे आके बायबैक की थोड़ी सी मीनिंग बता देना। देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स से स्टार्ट करेंगे। क्यों, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक। कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की ईपीएस बढ़ाना चाहती है। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहती है। इस पर्पज़ के लिए कंपनी बायबैक करना चाहती है। तो ये अर्निंग पर शेयर का मतलब शायद आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आप अच्छा रहेगा पेपर पेन साथ में रख लो। मैं आपको दो कंपनी के बारे में एग्जांपल समझाता हूँ, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए की प्रॉफिट है ₹40 लाख और कंपनी बी की प्रॉफिट ₹10 लाख। और कंपनी ए के पास जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, वो टोटल 10 लाख है। 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं और कंपनी की 40 लाख रुपए की प्रॉफिट आई है। जबकि कंपनी बी के भी 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं और प्रॉफिट 10 लाख रुपीज़ है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, कंपनी ए की 40 लाख रुपए की प्रॉफिट को 10 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके देखूँ कि एक शेयर के ऊपर कंपनी कितने रुपीज़ की प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रही है। द आंसर विल बी ₹4। और जबकि कंपनी बी ₹1 पर शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे मैं लिख करके देखता हूँ, अगर वो अच्छे से लिख के समझ आ रहा हो तो वेल एंड गुड। आप देखो ए और बी ये दो कंपनी है। कंपनी ए की 40 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट है, कंपनी बी की 10 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट है। अच्छा, कंपनी ए के पास 10 लाख रुपए 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कंपनी बी के भी पास 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो कंपनी ए एक शेयर के ऊपर ₹4 की रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रही है, जबकि कंपनी बी सिर्फ ₹1 की कमाई अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया है बच्चे, आई एम सो सॉरी। मैं ना दोबारा आपको ये इस टॉपिक को समझाता हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है कि कंपनी ए की 10 लाख रुपए की कमाई है, कंपनी बी की भी कमाई 10 लाख रुपए है। कंपनी ए के पास टोटल 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं और कंपनी बी के पास 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये कंपनी ए अपने हर शेयर को ₹10 की रिटर्न दे रही है, ₹10 की बेनिफिट या प्रॉफिट दे रही है, जबकि कंपनी बी ₹2 पर शेयर की इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रही है। बिल्कुल ठीक है। तो कंपनी ए और कंपनी बी, तो क्या हमने देखा है, कंपनी बी की अर्निंग पर शेयर सिर्फ ₹2 की है, जबकि कंपनी ए की अर्निंग पर शेयर ₹10 की है। तो ऐसे कैसे हो गया, जबकि दोनों कंपनी की प्रॉफिट बिल्कुल सेम है। जब प्रॉफिट बिल्कुल सेम है तो दोनों की रिटर्न कम और ज़्यादा कैसे हो गई। कंपनी बी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 5 लाख थे, इतने ज़्यादा लोग थे, हर लोगों को ₹2 की कमाई मिली। लेकिन कंपनी ए में कितने लोग थे, सिर्फ 1 लाख लोग थे, हर लोगों को ₹10 की प्रॉफिट हुई है। तो इससे हमें एक बात समझ आ रही होगी कि जितने कम शेयर होल्डर्स होंगे, प्रॉफिट कम लोगों में डिवाइड होगा, तो हर बंदे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो यही होती है अर्निंग पर शेयर। अब कंपनी बी चाहती है कि मैं भी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की इनकम को बढ़ाऊं। तो इनकम कैसे बढ़ाई जाएगी, जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स बचेंगे उन्हें ज़्यादा कमाई मिलेगी, इसलिए कंपनी बायबैक करना चाहती है। डन, पहला पॉइंट समझ आ गया अच्छे से। दूसरा है इंक्रीज द प्रोमोटर्स होल्डिंग। अब ये प्रोमोटर्स कौन से लोग होते हैं, प्रोमोटर जो कंपनी चलाते हैं या रियल ओनर्स होते हैं। एग्जांपल कि अगर मैंने कंपनी खोली, मैं प्रोमोटर हूँ, मैं अपनी कंपनी में अपने 10%, 15%, 20% शेयर्स परचेज करके रखी हुई है मैंने। तो ये हो गए
प्रोमोटर्स, बाकी एग्जांपल समझो दोबारा, 20% शेयर्स मेरे पास है, 80% शेयर्स अदर जनरल पब्लिक के हाथ में है। तो कंट्रोलिंग देखा जाए तो बाहर के लोगों के पास कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी कंट्रोलिंग बढ़े, मैं चूँकि कंपनी का रियल ओनर हूँ, मालिक हूँ, मेरे पास पावर ज़्यादा हो। तो फिर ऐसे केस में मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 80% वाले लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों को मैं पैसे दे के बाहर निकाल दूँ। तो अगर 20% लोग यहाँ से चले गए तो अब देखो रेशियो क्या बनेगी, 20 और 60 की रेशियो, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स बाहर के कम होंगे तो कहीं ना कहीं मेरी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए अगर प्रोमोटर की पावर बढ़ाना चाहते हो तो फिर हमें बायबैक ज़रूर करनी चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, third point is increase in the market price of the shares as buyback is higher than the market price। अगर मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक कर लिए तो इससे हमारे मार्केट प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसी कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के शेयर को पैसे वापस कर रही है तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है। जनरल पब्लिक को ये पता लगता है कि इस कंपनी के पास प्रॉफिट ज़्यादा थी, इसलिए ये कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बायबैक कर रही है और अर्निंग पर शेयर इस कंपनी की बढ़ने वाली है। तो ऐसे शेयर होल्डर्स या ऐसे शेयर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगती है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी मार्केट प्राइस बढ़ने लगेगी। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो ये 3 पॉइंट आपको मैंने समझा दिए। फोर्थ पॉइंट है सेंड ए सिंगल इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी 1-2 पॉइंट आप थोड़ा लर्न करके लिख लेना, ठीक है। तो अब हम समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, क्राइटेरिया ऑफ बायबैक। क्या एक कंपनी एलिजिबल है? नंबर 1 कंडीशन होनी चाहिए कि कंपनी ने जब भी ये डिसीज़न लेना है कि बायबैक करनी है तो उसके लिए ये ध्यान रखना है कि जो बाहर के लोगों ने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका इंटरेस्ट रिस्क में ना जाए। देखो आप विजुलाइज करो, एक कंपनी है, कंपनी ने बैंक से भी लोन लिया है और इक्विटी शेयर होल्डर से भी पैसे लिए हुए, और कंपनी बैंक लोन को रिटर्न ना करके इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न कर रही है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, बैंक एक रिस्क में ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि बैंक को लगेगा कि ये कंपनी लोन की पेमेंट ना दे करके ओनर को पैसा वापस कर रही है, कहीं ये कंपनी भागने तो नहीं वाली। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो आउटसाइडर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है वो रिस्क में चले जाते हैं। इसलिए उनके रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ने पहले ही गाइडलाइन बनाई हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर कि जब भी बायबैक करनी हो तो आउटसाइडर इन्वेस्टर्स का मतलब जो अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो शॉर्ट रन के हो चाहे वो लॉन्ग रन के हो, सबका इंटरेस्ट रिस्क में नहीं जाना चाहिए, वो रिस्की नहीं होने चाहिए। तो ये था पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है द कंपनी इंजॉयज ए रिटर्न। अच्छा, कंपनी क्यों बायबैक कर रही है? कंपनी के पास प्रॉफिट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कंपनी अब उन प्रॉफिट को यूज़ करना चाहती है, इसलिए कंपनी बायबैक कर सकती है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो वो इक्विटी शेयर को बायबैक की पेमेंट कभी भी नहीं दे सकती। थर्ड पॉइंट, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बहुत ही कम है एक एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ नहीं आना। मान लो नेट एसेट्स की वैल्यू, नेट एसेट्स का मतलब कि कंपनी के पास एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है और इस समय कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1 लाख के हैं। तो एक शेयर की प्राइस या एक शेयर होल्डर 10 रुपये के एसेट्स का मालिक है, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये बताई जा रही है। तो कंपेयर करके देखें तो मार्केट में प्राइस 4 या 5 रुपये है, लेकिन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी रियल वैल्यू
इन द कंपनी 10 रुपए की है। तो इस गैप को इक्वल करने के लिए, बराबर लाने के लिए कंपनी बायबैक करने के डिसीजन लेती है। तो ये 3 कंडीशंस हमने याद रखनी है। अब हमने समझना है बायबैक क्यों करना चाहती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर है। अगर वो वोटिंग पावर उनके पास है तो वो मैनेजमेंट में आके अपनी वोट देंगे, इंटरफेयर करेंगे, अपने डिसीजंस कंपनी को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे तो उन ज़्यादा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर होने के कारण कंपनी की कंट्रोलिंग उनके हाथ में चली जाती है, प्रोमोटर्स वीक हो जाते हैं, मैनेजमेंट वीक हो जाती है। तो इसलिए कंपनी कंट्रोलिंग अपने पास रखना चाहती है, देयरफॉर कंपनी बायबैक करना चाहती है। ये तो चलो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा, लेकिन हम इसे प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच के देखें, कंपनी के पास अब इतने प्रॉफिट हो चुकी है रिजर्व्स के अंदर कि कंपनी को आने वाले 1-2 साल 3 साल के अंदर ऐसा कहीं भी समझ नहीं आ रहा कि उन पैसों का यूज़ आगे कहाँ किया जाए। जो भी चैनल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल आने वाले टाइम पे बंद है, और कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देना चाहती है और उसके बदले में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा ही वापस करना चाहती है। तब जाकर के कंपनी बायबैक की डिसीजन ले रही है। अगर कंपनी को लगता हो कि मैंने आने वाले टाइम पे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ से कमाई आएगी, तब ऐसे केस में वो बायबैक बिल्कुल भी ना करे। बायबैक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि आने वाले टाइम पे हमें पैसों की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो नहीं है, इसलिए कंपनी बायबैक करना चाहती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, रीज़न फॉर बायबैक। देन आफ्टर रेगुलेशंस के बारे में मैंने प्रैक्टिकल के टाइम पे काफ़ी बताया हुआ था, तो वो आप सेक्शन नंबर 68 याद रखना, भूलना मत। और आप एग्ज़ाम में सेक्शन वाइज लिखते हो तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। अगर आप सेक्शंस को नहीं लिखते तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए आप सेक्शंस को भी याद रखोगे। और सेक्शंस के सब सेक्शंस भी हैं, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो फ्री रिजर्व याद रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम याद रखनी है। और अगर इन दोनों से पैसे नहीं देने तो इशू ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू हम बायबैक कर सकते हैं। ये मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया है, तो ये थोड़ी बहुत थ्योरी आप थोड़ी सी पढ़ लेना। मैं अब जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट पे और मैं आपको बात बता दूँ। तो कुछ रेगुलेशंस याद रखने हैं कि कंपनी कभी भी अपने शेयर सिक्योरिटीज़ बायबैक नहीं कर सकती जब तक कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये रूल ना लिखा हो। तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब कंपनी बनाई जाती है तो 2 मेन डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें कंपनी 6 क्लॉजेस लिखती है, और इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी इक्विटी शेयर्स बेचेगी, प्रेफरेंस शेयर्स बेचेगी, कंपनी 10 रुपये का शेयर रखना चाहती है या 100 रुपये का शेयर रखना चाहती है। फिर कंपनी मीटिंग अगर करना चाहती है तो मिनिमम कितने मेंबर्स आने चाहिए तो जाके मीटिंग होगी। अगर कोई मेंबर नहीं आता तो उसके बदले में कोई दूसरा मेंबर आके मीटिंग अटेंड कर सकता है या नहीं। ये सारे कुछ रूल्स लिखे होते हैं इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर इन रूल्स की लिस्ट में पहले से रूल ना लिखा हो कि कंपनी इक्विटी शेयर्स बायबैक कर सकती है, तो फिर कंपनी के पास पावर नहीं है। अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ अमेंडमेंट्स करेगी। अमेंडमेंट्स करने के बाद वो क्लॉज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐड करेगी, तब जाकर के बायबैक शुरू हो सकती है, नहीं तो बायबैक किसी कीमत नहीं होगी। तो पॉइंट नंबर 1 था कि बायबैक करने के पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, तभी बायबैक होगी। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कि जब भी हमें बायबैक करना है तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। अब ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होती है? स्पेशल रिजोल्यूशन को ऐसे समझो कि मीटिंग होगी, मीटिंग में आने से पहले सारे शेयर होल्डर्स को
प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आने वाले मीटिंग में हमने बायबैक से रिलेटेड कुछ मैटर पे डिस्कशन करनी है। जैसे हम किसी भी सेमिनार को अटेंड करने जाते हैं तो सेमिनार के मैटर ऑफ डिस्कशन पहले ही ऑडियंस को बता दिए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सेमिनार होगा, तो जो ऑडियंस है उस टॉपिक की प्रिपरेशन करके जाती है। सेम कंडीशन कंपनी के मीटिंग के टाइम पे भी होती है। जब भी कंपनी को मीटिंग करनी होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मीटिंग में किन किन मैटर्स के ऊपर बातें की जाएंगी उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दी जाती है। तो उससे कनेक्टेड है स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल की जाती है। अच्छा, इसमें अब 2 पॉइंट लिखे हैं। अगर कंपनी ने 10% या 10% से कम की बायबैक करनी है तो फिर इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, मैं 1 मिनट के लिए आपको पॉज करूंगा। ओके, पॉइंट यही है कि 10% से या 10% से कम फ्री रिजर्व से वो अगर पेमेंट देना चाहती है तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना होगा और रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही बायबैक होगी। पॉइंट नंबर 3 है कि अगर कंपनी ने 25% तक यानी 10 से लेके 15% के बीच में अगर बायबैक करना चाहती है तो फिर उसे कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना ही है और करने के साथ साथ वो इंडियन कंपनीज एक्ट रजिस्ट्रार को भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर सी प्रोवाइडेड। अच्छा, अब रेशियो ऑफ पॉइंट नंबर सी हो चुका है। पॉइंट नंबर डी, कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है तो बायबैक के बाद कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2:1 का एग्जांपल समझो, कंपनी की बायबैक से पहले इक्विटी शेयर्स 25 लाख रुपीज़ की थी और डिबेंचर्स से ₹10 लाख के थे। तो ये जो रेशियो है 2.5 और 1 है। अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे देती है तो देने के बाद कंपनी के जो लोन्स होंगे वो इक्विटी के डबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी। हालांकि इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है बुक में, तो ये थ्योरी वाइज आपने याद रखना है कि आफ्टर पोस्ट बायबैक 2:1 से ज़्यादा डेट इक्विटी रेशियो नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी सिक्योरिटीज़ हमने फ्रेश इशू करनी है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। और अगर किसी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बिकते हैं, तो फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी अप्रूवल लेनी होगी। उसके बाद कंपनी ने जिस डेट को डिसीज़न लिया है बायबैक करने की उसके 12 महीने के अंदर बायबैक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 12 महीने के अंदर बायबैक कंप्लीट नहीं हुई तो फिर मीटिंग के अंदर उन कॉजेज़ को एक्सप्लेन करना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट को कि क्या रीज़न थी जो डिसीज़न लेने के बाद भी बायबैक कंप्लीट नहीं हुई है। फिर अगर हमने फिर से कोई बायबैक करनी है तो फिर से हमें नए रिजोल्यूशन पास करके नए तरीके से डिसीज़न लेना होगा। तो ये इसकी वैलिडिटी समझ लो 12 मंथ्स होती है, उसके बाद फिर से हमें डिसीज़न लेने होते हैं। ओके, सो सेक्शन नंबर 65 सब सेक्शन 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही आप शेयर बाय कर सकते हो, ओपन मार्केट से बाय कर सकते हो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ओके, और सेक्शन नंबर 68 सब सेक्शन 6 में क्या गिवन है कि जब सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट और रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डिक्लेरेशन करनी होगी कि बायबैक करने के बाद कंपनी कुछ ईयर्स तक इंसॉल्वेंट नहीं होगी।
ये कहना, ये डिक्लेयर करना ज़रूरी है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये एक रिटन एफिडेविट के ऊपर रिकॉर्ड करके दिया जाता है। अगर डिक्लेरेशन के बाद भी कंपनी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में चली गई तो जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस होगा, वो जेल भी जा सकते हैं और उन्हें पेनल्टीज भी लग सकती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, अब आप इसे थोड़ा पढ़ाई कर लो। यही है सेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, थोड़ा 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 ये भी आप अच्छे से पढ़ाई कर लेना। तो थ्योरी वाइज मैंने आपको काफ़ी डिटेल इसकी बता दी है, आप इसकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करो, और इलिस्ट्रेशंस आपने पहले की हुई है, एक इमेजिनरी इलिस्ट्रेशन अच्छे से याद कर लेना एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर्स की भी कुछ थ्योरी समझाऊंगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की थ्योरी इक्विटी शेयर्स से ही काफ़ी मिलती जुलती है, उसमें थोड़ी सी बातें चेंजेस आएंगी। अगर आप एक चैप्टर की थ्योरी अच्छे से कर रहे हो तो दूसरे चैप्टर की भी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ी सी चेंजेस होंगी, वो हार्डली 1 to 2 पेज में आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें आप पहले अच्छे से कंप्लीट करो, और फिर मैं आपको कल नए टॉपिक के साथ शेयर बातें समझाऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय।